हम लोग जो भी बात करेंगे, जितने भी एडवोकेट लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बाकी के लोगों के हिसाब से आपको सरकार के और बैंकों की तरफदारी करनी है। एम आई राइट भाई? आप ये समझ के मान के चलिए कि मैं कर्जदार हूं और मैं आपके सामने दलील पेश कर रहा हूं अपनी बेगुनाही की, और मैं ये बता रहा हूं कि बैंक ने मेरे साथ चीटिंग किया है, बैंक ने मेरे साथ धोखा किया है, और मैं ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। मतलब माननीय जज साहब बैठे हुए हैं और बाकी जो वकील हैं, बैंक के वकील हैं, आप सरकार के वकील हैं, और मैं हूं किसान का वकील, और मैं पूरी दुनिया को, देश को मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मेरे साथ में चीटिंग हुआ है और ये पूरा फ्रॉड चल रहा है। अब इतनी, ये बहुत सिंपल सी बात है ना? लाइन सिंपल सी है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है। जब तक इस चीटिंग के सबूत मुझे नहीं मिलते हैं, अब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक इस चीटिंग के सबूत नहीं मिलते हैं तब तक समझिए चीटिंग नहीं हुआ है। पर अगर सबूत मिल जाए फिर तो इजीली मतलब आप लोग फाइट कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको ये सबूत देंगे कि लोन देकर बैंक ने फ्रॉड किया है, और हमने कितना चुकता करना है, कैसे चुकता करना है, बस ये तय अब आपको करना है। आप सारे के सारे एक तरह से जज मान लेते हैं, तो आप सब ने मेरे खिलाफ बात करनी है, ठीक है ना? क्योंकि मैं पूरे बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये पूरा फ्रॉड है। एक्सप्लेन करेंगे सबूत के साथ। तो पहला एक लाइन है, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लें, अदरवाइज ये वीडियो हो जाएगी, यहां से मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज जो वकील साहब वो बता देंगे, पॉइंट नंबर 1, वो ये है कि जब भी कोई आदमी अप्लाई करता है बैंक के पास में पैसा लेने के लिए या फिर लोन लेने के लिए, तो बैंक उससे एक फॉर्म भरवाता है कि आपको क्या सामान खरीदना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या प्रॉपर्टी लेनी, या कोई बिजनेस करना चाहते हो, या खाली कैश चाहिए आपको पर्सनल लोन के रूप में कि आप जहां मर्जी खर्च करना चाहते हो। तो आप एक अप्लाई करते हो, तो उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। उसमें वो जो बैंक एक एप्लीकेशन के ऊपर पहले से ही साइन करा लेता है, वो बंदा जो बैंक वाला बंदा होता है, 40-50 साइन एक कागज के ऊपर करवाता है, जिसमें वो ना तो आप पढ़ते हो कभी भी, जिसमें ना कोई किसान पढ़ता है और ना ही कोई और हो रहा होता है। आपको कितना लोन ग्रांट होना है, आपके साथ आपकी क्या शर्तें रहेंगी, वो पहले से उसमें लिखी होती है। वो असल में बैंक के साथ आपका हो रहा एग्रीमेंट होता है, जिसके ऊपर वो साइन करा रहा होता है। वो कितना लोन देगा वो मैनेजर तय कर लेगा वैल्यूएशन करके, बट वो आपका अनुबंध हो गया, वो सिग्नेचर ये कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितने का भी लोन होगा वो अमाउंट उसमें बाद में भर लेंगे। ऐसे ही होता है जी, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो अब इसमें क्या हुआ, अब बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया लोनी के साथ, यानी जिसने लोन लिया है उसके साथ में, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये कि मैं तुमको लोन के रूप में, या मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आज का एग्जांपल ले रहा हूं मैं 9 लाख रुपए का, 9,30,000 का एग्जांपल ले रहा हूं। 9,30,000 का क्यों ले रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है? कि आप इसको ऊपर नीचे जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं, पर मैं आज 9,30,000 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको लोन ग्रांट हो गया है इतने रुपए का, और आपको इसकी इतने महीने की इंस्टॉलमेंट, इतना ब्याज फ्लोटिंग है या फिक्स है, ये तय हो गया, और अब आपकी इंस्टॉलमेंट इतने तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। यही होता है एग्रीमेंट के अंदर। एम आई राइट? बताते जाइएगा, ठीक है जी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर एक पार्टी ने भी उसको फॉलो नहीं किया है तो पहली लाइन से एब इनिशियो में वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी नहीं की हैं तो। गलत तो नहीं है जी? यही कहता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब बैंक ने कहा मैं तुमको 9,30,000 रुपए देता हूं। बैंक ने 9,30,000 रुपए आज तक किसी को भी लोन नहीं दिया, मतलब जितना भी उसने लिखा आज तक रुपए में किसी को लोन नहीं दिया। बैंक ने क्या किया, हवा में एक अकाउंट खोला, जैसे देवेंद्र ने अकाउंट मांगा, मैंने बोला कि मैंने लोन मांगा,
तो देवेंद्र कुमार के नाम का एक अकाउंट खुला और उस अकाउंट में एक डिजिट भरी गई कि 9,30,000, और वहां से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो डिजिट, और बोल दिया आपका लोन सैंक्शन हो गया। जब मैं बैंक में वो 9,30,000 रुपए लेने गया तो बैंक मैनेजर ने मुझे ऐसे ऐसे नोट दे दिए। उसने बोला ये हैं। मैंने बोला मुझे रुपया चाहिए, 9,30,000 रुपया चाहिए, मुझे बैंक नोट नहीं चाहिए। ये प्रॉमिस है रुपया देने का। ये जैसे लोन एक प्रॉमिस है रुपया देने का, ये भी प्रॉमिस है रुपया देने का। इसमें गवर्नर ने साइन किया हुआ है। उसने बोला है मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन दे, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ ₹500। एम आई राइट? तो अगर बैंक ने मुझे वादा किया था रुपया देने का और मुझे बैंक रुपया नहीं देता है, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड मान सकता हूं? मान सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। मुझे रुपया देने का वादा किया गया था और मुझे रुपया नहीं दिया गया। आप बैंक के वकील हो, बोलो कुछ यार, मेरी खिलाफत तो करो, थोड़ा बहुत मुखालफत करो। खिलाफत नहीं, मुखालफत करो, मतलब इसके विरोध में बोलो ना। मैं बोल रहा हूं कि भैया आपने मुझे बैंक लोन देने का वादा किया था रुपयों में, आपने मुझे रुपए नहीं दिए, आपने मेरे खाते में डिजिट ट्रांसफर किया या फिर ये लिया, वही तो रुपए है, वही रुपया है। यही तो रुपए। ये रुपया नहीं है, रुपये का प्रॉमिस है। अगर ये रुपया होता तो इस पे रुपया लिखा होता। दिस इज ए लीगल टेंडर ऑफ रूपी, लीगल टेंडर है ये रुपया नहीं है। जैसे कि चेक है, जैसे कि चेक है, एग्जैक्टली दिस इज द चेक ऑफ द चेक पे आप साइन करते हो, इस पे गवर्नर ने किया हुआ है। लोग मान रहे हैं, दिस इज नॉट द लॉ। मैं लोगों की मान्यता पे बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे किसी धर्म की बात नहीं हो रही, किसको भगवान मानते हो किसको नहीं मानते हो। मैं यहां कानून की अदालत में खड़ा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैंने रुपया मांगा, मुझे रुपया नहीं मिला। इसको कोर्ट कह दे, बैंक को नोटिस दे के भेज दे। अब बैंक इसमें एक जवाब दे सकता है कि मैं इसको रुपया मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको रुपया मानने में। अगर बैंक ये कह दे कि भारत के 500 रुपए की कीमत और बैंक के 500 रुपए के नोट की कीमत बराबर है, क्योंकि यहां पर बैंक क्या कह सकता है कि आप सामान तो इसी से लेकर आए ना, आपको पानी की बोतल खरीदनी है, आपको ईंट खरीदनी है अपनी मकान के लिए, फैक्ट्री के लिए मशीनें खरीदनी है, या अपने घर के लिए या कुछ भी खरीदना है, तो आपने इसी को यूज किया ना। मैंने इसे भारत का रुपया मानकर यूज किया है। अगर नहीं किया तो बताओ आप, अगर आप यूज करते हो। बैंक के तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके हाथ से जो है उसके ऊपर 500 रुपया लिखा हुआ है। नहीं, इस पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। उसके पीछे दे दो तो 500 वो 500 रुपया इंडिकेशन है। मैं आपको इसके बदले में 1 रुपया दिखाता हूं। इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ मैं भारत धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं। इस पे कोई प्रॉमिस नहीं लिखा हुआ है। इस पे लिखा भारत सरकार 1 रुपए पे, इस पे लिखा है 1 रुपया और लिखा है भारत सरकार। इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, कोई भारत सरकार का जिक्र नहीं है इसके अंदर। और इस पे लिखा हुआ है मैं 500 रुपए अदा करने का वचन दे। ये प्रॉमिस है रुपए का, ये रुपया है। हैं? बैन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रुपया नहीं है, ये भी रुपए का नोट है। मैं आपको बता देता हूं, ये भी रुपए का लीगल टेंडर है और ये 500 रुपए का लीगल टेंडर है। इसको छापती है भारत सरकार। भारत में जितना भी नया उत्पादन होता है उसकी एवज में, और इसको छापता है भारतीय रिजर्व बैंक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस रुपए की और इस रुपए की अगर कीमत बराबर हो तो फिर मैं आपकी बात को सच मान लूंगा। सर एक बात, हाँ, बैंक भी वही चाहेगी कि वही रुपया दे दो मुझे। हाँ, मैं अभी इस पे आ जाए, आपके वाला सवाल पे दे देंगे। अगर इसी पे पहले ही लेना है तो पहले ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका सवाल, आपने कहा कि आप बैंक के वकील होने के नाते आप कह रहे हो
कि ये रुपया नकली है और या फिर ये लीगल टेंडर है, तो आप लीगल टेंडर ही दे दो, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि मुझे यही दे दो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये नकली है, और आईपीसी का सेक्शन 489 ABCDE ये कहता है कि नकली नोट रखना, नकली नोट देना, नकली नोट मांगना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आजीवन कारावास तक की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। देख लीजिए, आप लिख के दे दीजिए। लेकिन वो नकली है, ये नकली है, ये साबित मैं अभी कर देता हूं। हाँ, ये नकली है, ये मैं अभी साबित कर देता हूं, ठीक है भाई। अगर ये नकली है फिर तो 489 लगती है। अब आते हैं, यानी कि अगर ये नकली है तो 489 ABCDE लगती है बैंक के ऊपर जिसने भी ये पैसा हमको दिया है। तो ये नकली कैसे है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। वचन पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। ये गवर्नर का एफिडेविट है देश की जनता के नाम। बीइंग एन एडवोकेट, आप मुझे बताएंगे क्या मैं किसी मुद्दे पर अपना एफिडेविट बदल सकता हूं? कोमा और फुल स्टॉप भी इधर उधर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। किसी और का? किसी और को भी नहीं कर सकते, मतलब अपना भी नहीं कर सकते, किसी और का तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए मैंने एक एफिडेविट दे दिया कहीं पर और मैंने ही उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसको चेंज करके कोई और एफिडेविट दे दिया, अब इन दोनों केसेस में सबसे पहला बात, मेरे ऊपर मुकदमा होगा, ये तय है ना। अगर मैंने अपना एफिडेविट बदल दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा। दूसरा बाद में दिया हुआ एफिडेविट नकली माना जाएगा। पहले वाला ओरिजिनल होगा या बाद वाला? पहले ये बताइए। दोनों भी ओरिजिनल हो गए। नहीं, दोनों नहीं। देखिए, पहले जो दिया था उसको कोर्ट ने सच मान लिया और उसको एडमिट कर लिया। पहला एफिडेविट सच हो चुका, तो अब इसके बाद आने वाला हर एफिडेविट गलत होगा, झूठा होगा, अगर वो उससे अलग है तो। अगर वो उससे अलग है तो। एम आई राइट? आपको जो 500 रुपए की डिजिट मिलती है वो इसी नोट के बदले मिलती है। ये 500 रुपए की जो है, आप इस 1 रुपए के बराबर इसको ऐसे 500 नोट मान लो तो भी इस 500 के बराबर मानोगे। अब तो यही मान रहे हो ना? अभी ध्यान से देखिएगा, बड़ा कमाल निकल के आएगा। आप इस 1 रुपए के 500 इकट्ठा करो या ये 500 वाला 1 इकट्ठा करो, बराबर मानते हो। फिर ये जो एक सिक्का है 1 रुपए का छोटा सा, ये वाले 500 इकट्ठा करो तो भी बराबर मानोगे। फिर ये लोहे वाला सिक्का है, एक दूसरा ब्रास भी इसमें है धातु, ये वाले 500 इकट्ठा करो, ये भी बराबर मानोगे। डिजिट वाले 500 रुपए का नोट, 1 रुपए के 500 नोट, 1 रुपए के पुराने सिक्के, 1 रुपए के नए सिक्के, इन सबको आप 500 रुपए मान रहे हो। फिर ये 1906 का 50% चांदी वाला 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया, इसको भी 1 रुपये में मानोगे या इसको कैसे मानोगे? आज के दिन पे तो नहीं मान सकते। आज के दिन पे नहीं मान सकते। हम इसको कोर्ट में, बैंक में लेकर गए हैं, बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। बैंक बोलता है ये भारतीय रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है, अगर आपके खाते में जमा होगा तो 1 रुपये में ही जमा होगा। इसमें 50% चांदी है, भले ही चांदी का हो, भले ही किसी का भी हो, रुपया है ये, रुपए का सिक्का है ये, और ये बंद नहीं हुआ है और आज भी बैंक इसे लेता है और ये 1 रुपये में लेता है। तो इस 1 रुपये में, इस वाले 1 रुपये में लगभग 800 ऐसे नोट आ जाते हैं। इस 1 रुपये में ऐसे 800 1 रुपये आते हैं। तो अब इस 1 रुपये की वैल्यू बैंक बराबर कह रहा है, लेकिन बाजार अलग अलग कह रहा है। अब इसको समझिएगा। फिर 1862 का 1 रुपया है, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर भी, ये भी आज के टाइम पर बैंक में एडमिसिबल है। आप 1 रुपये में चलता है, अभी भी 1 रुपये में चलता है। लेकिन इसे बाजार में जाते हैं तो जब इसमें अगर 1 रुपये में 1 टॉफी मिलती है तो इसमें लगभग 2000 टॉफियां मिलती हैं आज के टाइम पे। यानी इस 1 रुपये की कीमत
और इस 1 रुपए की कीमत अलग अलग हो गई। ऐसा कैसे हुआ? और बैंक दोनों को 1 रुपए में ले रहा है। बैंक इसको मना नहीं कर सकता लेने में। यहां से थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि यार गड़बड़ है। पहले हम एफिडेविट वाली बात पे आ जाते हैं। मैं ये इसलिए बताया, ये रुपया जमा कराओ लोहे का मिल जाएगा, लोहे का जमा कराओ डिजिट मिल जाएगी, लोहे वाले 500 जमा कर दो, ऐसा ऐसा 500 रुपए का एक मिल जाएगा, ऐसे ठीक है ना? इन सबकी बराबर वैल्यू है ना? नोटबंदी जब हुई, आपने 2000 रुपए 1000 और 500 के नोट बंद दे दिए, और 500 का ये वाला मिला। 500 का पहले थोड़ा बड़ा नोट होता था, अलग रंग होता था, मजबूत था, धुलने जाए पे खत्म भी नहीं होता था। फिर ये नकली जैसे दिखने वाले नोट दे दिए अपने को, दिए ना? ठीक है। अगली अपनी जनरेशन क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि जितनी कीमत पहले वाले नोट की थी 500 रुपए की, उतनी ही कीमत इसकी है। आप भी ऐसे ही सोच रहे हो? फिर तो अगर मैं ये 10 रुपए का नोट मान लूं, ये 10 रुपए का नोट बदल के हमें छोटे वाला 10 का नोट मिला है, फिर तो इस 10 रुपए की और इस 10 रुपए की बराबर कीमत होगी। फिर एक ये नोट है मेरे पास 1968 से पहले का, ठीक है। जब नोटबंदी की गई होगी 1968 के बाद, 1968 में बड़ा घोटाला हुआ था, 4 गवर्नर बदले गए थे उसी 2-4 साल के दौरान ही, जैसे अरिजीत पटेल को लाया गया था नोटबंदी से पहले, वैसे ही इसमें ये 10 का नोट सरकार ने नोटबंदी में ले लिया होगा और इसके बदले में हमको ये वाला दिया होगा, है ना? तो इस 10 रुपए की वैल्यू और इस 10 रुपए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बताते जाइए भाई, इस 10 रुपए की वैल्यू और इस 10 रुपए की वैल्यू, और ऐसे ऐसे 10 इकट्ठे कर दूं लोहे वाले, तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन एक गड़बड़ हो गई जनाब। इसमें गड़बड़ ये हुई, ये जो 1968 से पहले का नोट है, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने छापा हुआ है, इसमें भी बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ जो गवर्नर का एफिडेविट है वो बदल दिया। 1968 से पहले गवर्नर का एफिडेविट कहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। यहां इसमें नए वाले में नहीं है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, इसमें भी एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू नहीं है। यानी कि ये वाला नोट कहता है ऑन डिमांड, जब भी मैं मांगू, मेरे मांगे जाने पर, धारक के मांगे जाने पर, एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, किसी भी बैंक में जाकर अपने 10 रुपए ले सकते हो। ये नोट कह रहा है जब भी आप चाहो अपने 10 रुपए बैंक से जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये 1968 के बाद नोटबंदी होती है, नए नोट के ऊपर ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू बदल दिया गया। जस्ट एक क्वेश्चन है जनाब, इससे ये वाला नोट नकली हो गया कि नहीं हुआ, सिर्फ इतना बताइए। नकली और असली नहीं, एफिडेविट गलत हो गया, जो मानदंड है, नहीं वो अब मानदंड पे भी आएंगे, आप अभी मानदंड पे आएंगे, डेफिनेशन पहले अभी मानदंड पे आएंगे। पहले हम अगर ये मान के चलें कि जो एफिडेविट गवर्नर ने दिया था, ये गवर्नर का एफिडेविट नकली हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले का एफिडेविट और नया एफिडेविट, ये किताब जो अपने पास है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इस किताब में बाकायदा आरबीआई ने रिटर्न में, उनकी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी इसमें हमने लगाई है, आरबीआई ने ये एडमिट किया है कि यस, हमने वचनखंड बदला है। ठीक है, एडमिट कर लिया, ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर लिया, हमारे पास नोट है, दिख रहा है एविडेंस के तौर पे। अब मैं ये पूछ रहा हूं एज एन एडवोकेट ऑफ द पब्लिक एंड द फार्मर्स, क्या देश में मान लेते हैं तुमने एफिडेविट बदल दिया, मान लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब संविधान में, कानून में, 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं इसको बदलने का नियम लिखा होगा, तो ही तो बदल सकते हो, है ना? पहला, आपको बदलने की पावर होनी चाहिए, दूसरा, आप किसी नियम के तहत बदल सकते हैं। वी जस्ट वॉन्टेड टू सी कि वो कौन सा नियम है, कौन सी धारा है, कौन सी पावर है और कहां लिखी हुई है जिससे आप इसका यूज करके इसे बदल सकते हैं। और कहीं पर कोई धारा नहीं है, ना कहीं कोई नियम है,
ना, क्योंकि एफिडेविट को बदला ही नहीं जा सकता, तो नियम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब उसको बदला ही नहीं जा सकता है तो कहीं भी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आरबीआई ने ये मान लिया, एडमिट कर लिया है कि हमारे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पहली बात, आप बदल नहीं सकते, दूसरा कोई नियम नहीं है, फिर भी आपने बदल दिया तो ये नकली हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि यार मतलब इतने से पॉइंट तो हो गया क्लियर, बदला हुआ है, बदल सकते नहीं थे, कोई नियम नहीं था बदलने का। अब जो आपने बोला मानदंड कि भाई इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है, वो वैल्यू क्या है? अगला सवाल आता है कि वो वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो 10 रुपए नहीं है, ये तो लीगल टेंडर है। डिजिट भी 10 रुपए नहीं है, वो भी लीगल टेंडर है। सिक्का भी रुपया नहीं है, वो भी सिक्का है, कॉइन ऑफ ₹1, वो भी लीगल टेंडर है। 1 रुपए का नोट, ये भी लीगल टेंडर है। तो रुपया क्या है? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ रूपी? माध्यम तो है, देयर मस्ट बी समथिंग जो उसको रिप्रेजेंट करे। जैसे माध्यम है, हमें किसी चीज की लंबाई मापनी है, हम लंबाई को मापने का क्या तरीका है? हम ऐसे बिलात से माप लेते हैं, ऐसे हाथ से, 1 2, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब मान लो इसका टेबल यहां से यहां तक 15 बिलात आया, 15 हाथ आया, तो आप सारे मापोगे, सबका 15 आएगा? सबका अलग आएगा। छोटा बच्चा मापेगा ज्यादा आएगा, बड़ा लंबा हाथ वाला होगा कम आएगा। गड़बड़ हो गई यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर लंबाई ऐसे, मैं बताऊंगा कुछ और, आप बताओगे कुछ और, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए फिर एक फिक्स किया कि भैया जी इतना ले लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे, इसमें 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, इतने ही डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे, ना 1 सेंटीमीटर भी कम, ना 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा। दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, मैथ वाला मापे या इंग्लिश वाला, गरीब मापे कि अमीर, लंबा मापे कि मतलब छोटा अंधा, साउथ में मापो कि नॉर्थ में, अमेरिका में मापो, जहां दुनिया में मापना चाहते हो, 1 मीटर मतलब इतना, शोषण को रोकने के लिए। तो 1 मीटर उस लंबाई को बोलेंगे। भाई अब मैं स्केल है मेरे पास, एक तो दर्जी वाला स्केल होता है, निकाला माप लिया, एक मिस्त्री वाला होता है, एक फुट उसका होता है, लकड़ी का होता है, लोहे का होता है ना, जमीन वाला दूसरा है, लेकिन डिस्टेंस उतना ही होगा 1 मीटर का। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि लोहे वाला ज्यादा अच्छे से नापेगा या फिर चांदी वाला या सोने वाला? डिस्टेंस से मतलब है ना अपने को। इसी तरह से अपने को वजन तोलना है, तो वजन चांदी वाला अच्छे से तोलेगा कि लोहे वाला? भाई 1 किलो मतलब 1 किलो। किलो इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि वो किस धातु का बना है। इसी तरह से रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस धातु का बना है। चांदी का भी है, लोहे का भी है, स्टील का मिक्स धातु भी है, कागज भी है और डिजिट भी है। भाई अगर आपके सामने एक चीज पेश कर दी जाए कि इसको छापने में 3 रुपए के करीब खर्च होते हैं, 3 रुपए के बैंक नोट, और इसको बनाने में 2000, और ये लोहे वाला बनाने में इसको 10 रुपए के करीब खर्च होते हैं, तो फिर लोहे वाला क्यों बना रहे हैं? वो बना रहे हैं ना, वो छाप रहे हैं ना, वाई? यूसेज ज्यादा होता है और सर्कुलेशन में रहता है, आपको ऐसा लगता है? 1 रुपए मैं आपको दे दिया, 1 रुपए आप संतोष को दे दिए, तो वो 2 रुपए हो जाएंगे वैल्यू में। वैल्यू में 2 रुपए, क्योंकि 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, 1 रुपए का आपका, वो तो वहां काउंटिंग में 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, रुपया तो वो एक ही है ना। तो इसलिए वो धातु का बनाते हैं ताकि वो टिकाऊ रहे और सर्कुलेशन में रहे। सामान्य तो वो किस हिसाब से कितने छाप सकते हैं, वो कितने बना सकते हैं? मतलब जितने वो मर्जी चाहिए, अभी डॉलर जैसा बना, तो फिर हमसे फिर इंस्टॉलमेंट क्यों मांगते हैं? छाप छाप के दे दीजिए। हाँ भाई, अगर मान लीजिए मुझसे ये एक बैंक मैनेजर था, एक उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सीबीआई का, वो जोनल मैनेजर बैठ करके काफी बहस कर रहे थे। हमने ये कहा कि देखो, हमने अपने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी कि
सरकार या बैंक उतने ही नोट छाप सकता है जितना उनके पास सोना होता है। कितना सोना होता है यह ना तो हमें हमारे दादाजी ने बताया, ना हमें किसी स्कूल में बताया, ना आपको लॉ में कहीं पढ़ाया गया, ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में किसी बंदे को पता। यानी यह बात इतने सालों तक इतनी छुपा दी गई कि अगली जनरेशन के बारे में, अगली जनरेशन को तो यह भी नहीं पता कि इसके बदले में सोना छापा जाता है, मतलब इसके बदले में सोना रखना होता है आरबीआई को, इसलिए उसको रिजर्व बैंक बोलते हैं। सोना रिजर्व रखेगा तो रिजर्व बैंक है। अब हम जब इसके पीछे जाते हैं और जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं और जब हम आरबीआई से क्वेश्चन पूछते हैं और वित्त मंत्रालय से पूछते हैं जनाब, तो आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। हमारी इस किताब के पेज नंबर 20 पे एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। हमारे जो इस किताब के लेखक हैं घनश्याम वर्मा जी, उन्होंने 2015 में एक आरटीआई डाली और 2023 तक चली वो, 8 साल तक अपील अपील अपील, फिर सीआईसी के पास जाकर के फिर हाजिरी लगाना, फिर बैठना, फिर सारी अपीलें तक जाकर के लास्ट में जाकर के वित्त मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में, हमने सवाल किया था भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला असली है ये वाला नकली, या दोनों नकली या दोनों असली, हमें नहीं, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये बताइए कि वैध रुपया हम किसे कहेंगे, वैध नोट कौन से होंगे, वैध लीगल, वैध मतलब लीगल रुपया कौन सा है। वित्त मंत्रालय ने ऑफिशियली आरटीआई के जवाब में लिख के ये कहा है हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर इंटरप्रिटेशन में जाऊं तो इसका यह मतलब निकलता है कि सब इलीगल है। अगर आपके पास लीगल की कोई डेफिनेशन नहीं है तो क्या नियम है? अगर ऑफिशियली आरबीआई लिख कर दे रहा है तो मैं कहां जाऊं? मैं देश की जनता हूं, मैं कहां जा रहा हूं? मुझे कैसे पता चल रहा है कि एक आदमी तो सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी करके उसको तो 500 रुपया दिया जा रहा है, दूसरे वाला है उसको 2000 रुपया दे रहे हैं, तीसरे वाला एक टेंडर पास हो गया उसको 6000 करोड़ दे रहे हो, उसके तो सिर्फ कागज की वैल्यू 6000 करोड़ और मेरी असली मेहनत की कीमत, मेरी गाय की कीमत तुमने 1 लाख रखी है, उसके कागज पे सिर्फ टेंडर पास होने की 6000 करोड़ है। उसको 6000 करोड़ क्या वैल्यूएट करके दिया गया है और मेरी मेहनत को कैसे वैल्यूएट किया है, किस तरह से तुमने तोला है? देयर शुड बी सम फॉर्मूला, देयर शुड बी समथिंग, एनर्जी को मापने का कोई तरीका होना चाहिए। इसीलिए इस बात की गहराई तक गए कि ऐसा नहीं हो सकता कि चांदी के सिक्के से लोहे के सिक्के और फिर डिजिट तक आ गए हैं और सोने की मोहर से और फिर अब जो है खाली नोट से आ गए। तो वो क्या था और क्यों था और उसको अंग्रेजों ने कैसे कैसे तोड़ा, ये इस पूरी किताब में एक्सप्लेन किया। अंग्रेजों के बाद हमारे वालों ने कैसे तोड़ा, काले अंग्रेजों ने, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेकिन मोटे तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे हम ये मान के चलेंगे किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का जो साधन है वो रुपया है। जैसे किसी वस्तु का लंबाई मापने का जो साधन है वो मीटर है, बाकी की सारी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर मीटर से निकलेंगी। वैसे ही उसका वजन मापने का किलोग्राम है तो ग्राम, मिलीग्राम, वो सब किलोग्राम से निकलेगा। वैसे ही किसी भी वस्तु के मूल्य का जो मापक है वो रुपया है और रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस धातु का है। रुपया अगर मापक है तो उसका कोई मानक होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि फिक्स। वो स्टैंडर्ड अगर फिक्स है तो ही रुपया असली है, अगर वो फिक्स नहीं है तो रुपया नकली है। ये बाय डेफिनेशन है और कानून कहता है नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। नेचुरल जस्टिस के हिसाब से चलेंगे। अगर आपकी मतलब मेहनत को कैसे इसमें जीरो किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट उसका एग्जांपल दीजिएगा। क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई अगर कर दी जाएगी और अनकंट्रोल्ड अगर छापना या डिजिट ट्रांसफर करना कर दिया जाएगा तो उसका क्या नुकसान होता है। जैसे आप किसानों से जुड़े,
किसान ने टमाटर उगाया अपने खेत में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, किसान ने टमाटर उगाया, 100 किलो टमाटर उसका 500 रुपये में बिका। उसने वो 500 रुपया अपनी जेब में अपने घर पे रख दिया कि ये 500 रुपये आ गए, 500 रुपीज, वो 1 क्विंटल टमाटो, ठीक। इधर से अडानी बाबा को 5,000 करोड़ का लोन मिल गया। अडानी ने देखा अभी मार्केट में टमाटर है और पेरिशेबल वेजिटेबल है तो खरीद लेता हूं। उसने सारी की सारी खरीद कर अपने स्टोर में इकट्ठी कर ली। मार्केट से टमाटर गायब हो गया, रेट बढ़ने लगे, और टमाटर का रेट आपने मैक्सिमम कितना देखा पिछले साल? 200 रुपया किलो हमारे यहाँ बिका। 200 तक गया है, बेंगलोर में 200 तक गया ना, हमारे वहां भी गया 200 तक। जिसने उगाया उसने भी देखा। मेरे आसपास का मुझे भी ये बात समझ में, मुझे भी उसी से समझ में आई। एक बंदा था, सच में ये ऐसा हुआ था, वो टमाटर का ही खेती करता था, उसने सारा टमाटर मार्केट में दे दिया, 5 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, मतलब 300 रुपया क्विंटल और 500 रुपया क्विंटल। और 2-3 महीने के बाद उसके घर में शादी थी और उसको वो टमाटर लेना पड़ा 200 रुपया किलो। अब मैं ये कह रहा हूं, आप सोच कर देखिए, जो उसने 100 किलो टमाटर 500 का बेचा था, अगर वही 500 रुपया उठाकर वो मार्केट में जाता है, अब उसे कितना टमाटर मिलता है? 2.5 किलो टमाटर। जब टमाटर का रेट 200 रुपया किलो है, उसी 500 से, यानी टमाटर 100 किलो टमाटर बेच के 500 कमाया और उसी 500 से 2.5 किलो कमा रहा है। यानी कि 100 किलो टमाटर का 2.5 किलो टमाटर बन गया अनलिमिटेड पैसे की सप्लाई से। यानी इससे मेहनत किसकी खाई गई? देश के प्रत्येक आदमी की, उद्योगपति को छोड़ करके देश के हर आदमी की मेहनत। यानी कि अगर इसको हम लोग पर्सनल केस ना लेकर के अगर पीआईएल ले कि एट लार्ज पूरे देश के साथ धोखा हो रहा है, अगर आपके पास लीगल मनी छापने का कोई दस्तावेज नहीं है, अगर आपने एफिडेविट बदला हुआ है, अगर आपके पास कोई तो सोर्स होगा, तो फिर हम निकाल करके लेकर आए पेपर करेंसी एक्ट कि पेपर छापने का एक्ट क्या है, और पहले एक्ट और आज के एक्ट और पुराने एक्टों में क्या है। तो फिर देखते हैं कि भाई जब पेपर करेंसी एक्ट बने तो उसको बिल्कुल रुपए के स्टैंडर्ड के तौर पे ही चालू किया, 10 रुपए की एक मोहर। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, ये इसको समझ लीजिएगा। 10 रुपए की एक मोहर, ये स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल स्टार्टिंग में जब से चला। लेकिन उस वक्त जो रुपए का सिक्का है वो ये है, चांदी वाला, और जो मोहर है वो सोने की है। यानी 10 रुपए के बराबर एक मोहर मिलती है। मोहर में भी 1 तोला सोना है। 1 तोला मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम सोना है। तो जब 1 रुपए के बराबर की कीमत लेते हैं तो 1 रुपए में मिलता है लगभग 1.166 ग्राम सोना। ये तब की बात है। लेकिन फिर चेंज हुआ इसके अंदर, और जो आखिरी चेंज आया वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से आया। कौन सा? 1882। वो 75 का ही आगे लिया गया, 75 को ही एज इट इज लिया, उसमें स्टैंडर्ड जो है। तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कॉइनेज एक्ट 1906, कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक इन्होंने फिर बदलाव किया रुपए के मानक में, जो कि आखिरी लास्ट रिटर्न स्टैंडर्ड है रुपए का, 15 रुपए की एक मोहर। 10 रुपए से 15 रुपया। उन्होंने क्या किया? सोने का रेट बढ़ा दिया, चांदी का घटा दिया, और कह दिया अब जो है, अब 10 रुपए की एक मोहर नहीं मिलेगी, 15 रुपए की मोहर मिलेगी। यह भी पूरे देश के साथ बहुत बड़ी ठगी थी। कोलकाता में बहुत जबरदस्त, क्योंकि 1908 में दिल्ली बनती है राजधानी, 1906 में कलकत्ता राजधानी है इस देश की, और कलकत्ता में लोगों ने एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया है। वो रुपए को समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसके ऊपर बाकायदा संसद के अंदर बोला है कि तुम ऐसे अनकंट्रोल्ड पैसा छापोगे तो देश और गरीब होगा, गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे।
जिस ये इल्टन यंग कमीशन जिसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक बना था, उसके साथ भी, प्रोफेसर केन्स के साथ भी बहुत जबरदस्त बहस करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के अंदर भी उन्होंने इसको पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि जो तुम ये करने जा रहे हो ये बहुत खतरनाक है। उसके बावजूद क्योंकि लोगों तक इस बातों की समझ नहीं थी और एक आम जनमानस तक हम नहीं पहुंच पाए थे, जैसे आज भी अगर जाते हैं तो इंटेलेक्चुअल्स भी आकर के ये कहते हैं कि तुम ये पागलों वाला केस उठा के बैठे हुए हो, क्योंकि उनको लगता है कि इतना डीप में कौन जाएगा यार, सीधा सीधा बताओ ना किसके साथ टक्कर मारनी है। हम कहते हैं कि पहले बात को समझे बिना किससे टक्कर मारोगे। अब आप समझ के देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास घर में रखे हैं 300 चांदी के सिक्के, 300 रुपए, आपने मेहनत करी, 300 चांदी के सिक्के। एक रात पहले जब आप पत्नी से बात करोगे, अगर 10 रुपए में एक सिक्का, एक मोहर आती है, तो आपको 300 सिक्कों में कितनी मोहर आ जाएगी? 30 मोहर, मतलब 30 तोले सोना। यानी आपके पास, आपने मेहनत करके वो 300 रुपया कमाया है, उस 300 रुपए में आपको 30 तोले सोना मिल रहा है, ठीक है। फिर पेपर करेंसी एक्ट आ जाता है 1882, पहली रात, जैसे नोटबंदी हुआ। अब इसको समझना कैसे जरूरी है, नोटबंदी क्यों, ये 1882 और नोटबंदी का कनेक्शन कैसे, देखो, अब सोच कर देखो। हम सबके पास 10-10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। हम में से 7 नवंबर 2016 को एक बंदे ने जमीन खरीद ली 10 लाख की, एक बंदे ने भैंस खरीद ली या गाय खरीद ली, एक बंदे ने 10 लाख का सोना खरीद लिया, एक बंदे ने चांदी खरीद ली, एक बंदे ने लोहा खरीद लिया, एक ने ट्रैक्टर ले लिया, और एक का 10 लाख रुपए का नोट कैश घर में रखा है। जिसने जमीन, अब 8 तारीख को नोटबंदी हो गई, जिसने जमीन खरीद ली है कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, सोना खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ा, भैंस खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ा, चांदी वाले को फर्क नहीं पड़ा, लोहे वाले का तो लोहे के रेट के हिसाब से डिपेंड करेगा, पर जो ट्रैक्टर खरीदा उसका थोड़ा बहुत कम हुआ क्योंकि सेकंड हैंड हो गया। अदरवाइज जिसके घर में नोट रखे थे सिर्फ वो कचरा हुए, बाकी धन एज इट इज है। यानी एक रात पहले में ऐसे खत्म हो जाता है, नोट खत्म हो जाते हैं। अब 1882 वाले पेपर करेंसी एक्ट की बात करते हैं। अगर हम, आपके पास 300 रुपए रखे हैं, एक रात पहले आपको 30 तोले सोना रखा है, कानून बन गया, अगले ही दिन कानून बन गया 15 रुपए की एक मोहर है। अब 300 में कितना बनेगा? 20 तोले सोना। यानी आपका 10 तोले सोना सिर्फ एक कागज के सिग्नेचर ने खा लिया। सिर्फ आपका नहीं, पूरे देश के हर आदमी का 30% सोना खा गया एक झटके से। यह कागज, मानक इसलिए जरूरी है मेंटेन करना कि हर आदमी के साथ चीटिंग होगा, अदरवाइज तो क्यों जी। अब आगे आते हैं। तो अब पेपर करेंसी एक्ट कह रहा है कि 15 रुपए की एक मोहर है, ठीक है। यानी एक तोला सोना कितने रुपए का हो गया? 15 रुपए का। एक तोला सोने का मतलब हो गया 11.664 ग्राम सोना। और जब हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 777 मिलीग्राम गोल्ड इन 1 रुपी। क्लियर? अब 1 रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड, ये भारत के रुपए का स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल लिखा हुआ आरबीआई एक्ट के अंदर के और बाकी के कानून, पेपर करेंसी एक्ट में आज तक। इसके बाद कोई भी ऐसा कागज कानून नहीं है जिसमें रुपए के स्टैंडर्ड पर चर्चा हो रखी हो, या स्टैंडर्ड को खत्म करने की बात हो रखी हो, या स्टैंडर्ड को बदलने की बात हो रखी हो। 2011 का कॉइनेज एक्ट आया है, उसमें सिक्के के साइज, वजन के बारे में जिक्र है, लेकिन उसमें रुपए के स्टैंडर्ड पर कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब जो लास्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट होगा उसी को एज एन एविडेंस लिया जाएगा। और लास्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अब हमने लगभग 6300 के करीब तो अजय ने लगा रखे हैं, 3000 के करीब हमने लगा रखे हैं आवेदन। पूरे भारत में बैंकों को लगभग 10,000 लोग तो जो हमारे टच में हैं, छोटा बड़ा केसेस करके हमने आवेदन लगाया हुआ है कि भाई हमारे साथ कुछ चीटिंग हो रखी है। हम कह रहे हैं कि जितना गोल्ड होगा आरबीआई के पास हम उतना ही नोट छाप सकते हैं। यह आरबीआई का
आरबीआई एक्ट 1934 कहता है, आपको वो देना पड़ेगा जब भी मांगेंगे। अगर हम भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में पड़े सोने की बात करें या उसके प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पर केवल 800 टन सोना पड़ा है, उसकी कीमत बनती है 5 लाख करोड़ रुपया, जबकि बैंक नोट छपे हुए 34 लाख करोड़ के। हाँ, वो ज्यादा हो गए, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो 34 लाख करोड़ का बैंक, मतलब 34 लाख करोड़ रुपए के सिक्के नोट हैं और 5 लाख करोड़ ही छाप सकते थे, तो 29 लाख करोड़ रुपया हो गया इलीगल, नकली। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास 29 लाख करोड़ रुपए हैं, 34 लाख करोड़ हैं, तो लोन कितने का दे सकते हो आप? उतना ही ना। लेकिन लोन के आज के टाइम पर जो लोन है वो 256 लाख करोड़ का है। वो रुपया कहीं है ही नहीं, वो दिया कैसे आपने? दिस इज द क्वेश्चन। डिजिटल भी कहां से आया? क्योंकि यही सवाल मैंने पूछा था। मैंने बैंक मैनेजर ने जब मुझे बोला, इसके ऊपर बहुत सी बहस हुई। बैंक मैनेजर जबानी बोलता है कि जो हमसे लिया है वही दे दो आप। वो बोलता है ये नकली, तुम इसको नकली बोल रहे हो, नकली दे दो। मैं कहा मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तुम हमें लेटर हेड के ऊपर रिटर्न में दे दो कि हमको यही नोट चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल सकते? वो जो उन्होंने दिया है उसको मांगने में क्या दिक्कत है भाई? भाई आप एक बात बताओ, या तो आप हमको यह बता दो ये कि असली है कि नकली है। असली कैसे है ये बता। अगर असली दिया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना लिखने में। भाई आपको मैं एक बात कह रहा हूं, आपका नाम, मतलब जब मैं सचिन को बोलूं सचिन तुम्हारा नाम बताओ, तुम बताओ सचिन ही है, इसका लिख के दे दो कि मेरा नाम सचिन है, नहीं तो तुमको मुकदमा करवाऊंगा। अगर इसका नाम सचिन है तो उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है? क्यों जी? मैं कह रहा हूं हमें बता दो कि ये नकली है कि असली है। तो तुमने हमको जो लोन दिया है, अगली लाइन एक और बताता हूं। बैंकों के पास, आप बैंकों के वकील रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, बैंकों के पास एक किताब होती है, उसका नाम होता है बैलेंस शीट। ठीक है? बैलेंस शीट एक ऐसा दस्तावेज है जहां आपके लोन अकाउंट्स की जानकारियां भी रहती हैं, और उसमें एक बड़ा खेल रहता है कि जब जो लोन चुकता हो जाते हैं या एनपीए हो जाते हैं या राइट ऑफ हो जाते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड वहां से वो निकाल कर फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। वो रहता ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं रहता है कि आपने लोन लिया था कहीं कभी। आपको, आपने कभी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी। टेक्निकल वर्ड्स आप, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड टेक्निकल एंड ओरिजिनल। See, technical write-off is only doing an accounting entry, but actually the amount will be there in the books of the account as a mirror account. एज अ मिरर अकाउंट, As a mirror. नॉट एज अ ओरिजिनल अकाउंट। Because और दूसरी कमाल की बात, वो बैलेंस शीट कहीं पर भी दिखाता नहीं है बैंक। no, it is being shown. नो, Shown. हमने नहीं दिखाया कभी भी। See, it is always shown. See, that's what I'm telling you. Your provision coverage ratio or the NP. टेक्निकल टर्म्स में जब आप जाएंगे तो मैं शायद आपका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, पर सिद्धांत रूप में जाएंगे तो फिर वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, और बैंक के लिए भी वही है ना? सबसे पहली चीज तो हमको यही देखना है। See, what I'm saying is, हाँ। this will be the argument which the banks will put ना ना, बैंक ये आर्गुमेंट रख ही नहीं सकता ना। बैंक ये आर्गुमेंट कैसे रखेगा? सबसे पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा, मैं जब अप्लाई करता हूं तो सबसे पहले हम एक चीज अप्लाई करते हैं कि बैंक अपनी बैलेंस शीट दिखाए कि हमको जो लोन दिया था वो कहां से दिया, सिर्फ ये बता दे। See, that's what I'm telling you. See, here again, the loan is not only dependent on one factor. See, we have a concept called as money multiplier. See, multiplier is what we call it as a M3 in our this one. You know what exactly the Keynesian economics is. I'm coming. To the economics या part of it. हाँ See, for every 100 rupees taken as a deposit, the bank is called as a purveyor of money. That means bank tries to improvise on that. For every 100 rupees, excluding your CRR and SLR, which is compulsorily they are supposed to keep in the form of a cash reserve ratio, SLR, they can multiply that amount by means of creation of wealth. चलिए, So the creation of wealth. that's a very good question. By creation of wealth, ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। How the creation of wealth is done. मैं बैंक से लेने गया लोन, बैंक के पास पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया, और
मैंने लेना है 8 लाख रुपए का लोन फॉर एग्जाम्पल। अब बैंक क्या करता है, बैंक आपको बोलता है कि पहले आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, और मॉर्गेज भी इस हिसाब से रखना पड़ेगा कि उसका 60, 70 या 80% तक 8 लाख बन जाए। आपको 8 लाख रुपया चाहिए, उसी 10 लाख रुपए में से उसके पास 10 लाख रुपया रखा हुआ है, और अब बैंक मेरे से मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जब मेरे से मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन में मुझे 8 लाख रुपए का लोन अगर सैंक्शन हो जाता है, तो बैंक जो उसके पास 10 लाख रुपया पड़ा है उसको कुछ नहीं करता है, बैंक एक हवा में अकाउंट खोलता है, क्रेडिट अकाउंट, और मेरे खाते में उस क्रेडिट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है और मेरी प्रॉपर्टी को वहां जब्त कर लेता है। एम आई राइट? ठीक है, यानी उस 10 लाख रुपए में से नहीं दिया उसने जो मुझे दिया वो कहीं है ही नहीं है। हाउ इज दिस इंप्रोवाइजेशन इज डन? सिंपल। What sir says is how much ever you as a value मतलब आपने वो अब एक तो ये बात हो गया, has capacity, मतलब अभी एक तो ये पॉइंट हो गया। that much. यस यस यस, एक तो ये पॉइंट हो गया ना। देखो 10 लाख रुपया बैंक के पास पड़ा था, उसी में से वो दे रहा होता तो कोई बात नहीं थी। Section 58 of Transfer of Property Act. ठीक है, You can only sell that what you have. बट हाँ, यस यस यस, जो बॉटल एक है आपके हाथ में, आप एक ही दे सकते हो। एक ही दे सकते हो, आप दो कैसे दे सकते हो? हाँ, अभी इसको That is the principle in यस, इन प्रिंसिपल आप यहां जाएंगे तो 10 लाख को नहीं छेड़ रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हवा में डिजिट बनाकर आपके खाते में ट्रांसफर कर रहा है। अब मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक बैंक हूं और मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया। मैं डे 1 की बात कर रहा हूं, डे 1, पहले दिन मुझे जितना सोना मेरे पास था, मैंने पूरे देश को चलाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोग बैठे हुए हो, आप सबको चलाने के लिए मैंने 100 करोड़ छाप लिया और सबको मैंने 100 करोड़ रुपया दे दिया 10% सालाना के इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, आज से पहले कहीं बैंक नोट अवेलेबल नहीं है, और 1 साल बाद की बात में देखेंगे, मैंने आपसे इंटरेस्ट लेना है 10% का। तो जब मैं 1 साल बाद आपसे पैसा लेना है मुझे, तो मैं कितना लूंगा? 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ हो जाएगा, 110 करोड़ रुपया मुझे आपसे वापस लेना है। लेकिन मार्केट में रुपया कितना है? मैंने छापा कितना था? 100 करोड़ छापा था, 100 करोड़ ही बांटा था, और मैंने लेना आपसे 110 करोड़ है। यानी वो जो 10 करोड़ का इंटरेस्ट है वो कभी भी मार्केट से नहीं आएगा। लेकिन चूंकि गेम क्या खेला कि जो आपने पहले महीने मुझे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट माइंड इट, आज के टाइम पर ऐसा हाल होता है, आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 4 साल से भर रहे हो, 4 साल भरते हुए हो गए, आज भी 1 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। यह हाल है आज के टाइम पे लोन का। मतलब आप 4-5 साल में तो करोड़ जाओगे तो वो ऐसे का ऐसा पेंडिंग रहता है। वो कहता पहले हम इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे, वो पहले इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट में जो आपने इंटरेस्ट में जो दिया वो कौन सा दिया? वो इसी 100 करोड़ रुपए में से आपने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, उसी 100 करोड़ में से। लेकिन एक बात है सर, वही 1 रुपए का बात मैंने किया था, मैं आपको 1 रुपए दिया, वो 1 रुपए एक था, हाँ, और जब आप वही रुपए उनको संतोष को दे देंगे तो 1 रुपए नहीं बचेगा, 1 रुपए 2 रुपए हो जाएगा। अभी देखो कमाल की बात यह है कि जब मैं रुपया खर्च कर रहा हूं, मेरे पास 1 रुपया इन्होंने जब मुझे दिया और मैंने संतोष जी को जब 1 रुपया दिया, तो वे कह रहे हैं कि 1 रुपया खर्च करने के बाद 2 रुपया हो जाता है। इन्होंने मुझे 1 किलो चावल दे दिए और मैंने वो खर्च कर लिए, अब वो इनको दे दूंगा मैं 2 किलो बना के। खर्च का तो सिद्धांत ये है कि जब वो खर्च हो गया तो वो खत्म हो गया। ऐसा कैसे यहां खर्च होकर 1 रुपया 10 रुपया बन जाएगा क्या? फिर भी अगर खर्च भी नहीं किया, ट्रांसफर भी किया, तो 1 किलो का 1 रुपया जब आपने मुझे 1 रुपया दिया, और रुके जब मनी इज नॉट वेल्थ, ना diminishes based on the environment. ना मैं बता रहा हूं इसको आगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। आपने जो 1 रुपया मुझे दिया, जब वो मेरे पास है वो 1 रुपया है, अब आपके पास वो नहीं है। जैसे कि एक सॉरी सर, हाँ ना आप यस एग्जांपल दे सकते हाँ और वैल्यू। यू मीन टू से दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? The government of India, or for that matter, Actually, the President no, of India. actually this is not the truth. 1934 में जब आरबीआई एक्ट आता है,
उस वक्त यहां पर जो राज चल रहा है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हिसाब से चल रहा है, और उस वक्त जितने भी कानून आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लागू करने के लिए वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड दे रही है। और उस वक्त द वर्ड दी सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एंड इज यूज्ड फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ओनली। अभी इस वक्त भी हमारे भारत के संविधान में भारत की सरकार के मात्र 3 नाम है भारत के। जब हम कोई केस करते हैं इट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फलाना ढिमकाना। जब हम पासपोर्ट रखते हैं उस पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जब कोई आदेश होता है वहां लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ बुक। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द आयरनी इज दैट इफ यू सी ऑन द नोट भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसके नीचे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इससे ऊपर बताता हूं मैं आपको जो आपने बताया है आरबीआई बीइंग ए सेपरेट एंटिटी, साथ में आपने ये नहीं बताया आरबीआई बीइंग ए नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है वो पहले नंबर पे, आरबीआई भी और सारे बैंक भी। तो भारत की जनता को एक प्राइवेट संस्था बताएगी कि आपकी वैल्यू क्या है, और प्राइवेट संस्था में भी आरबीआई को गाइडलाइन कोई सरकार नहीं दे सकती है। मैं आपको बता रहा हूं आरबीआई के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, जैसे किसी कंपनी में बैठते हैं, जिसके अंदर आज के टाइम पे आनंद महिंद्रा और नंदन नीलकणी जैसे लोग हैं। वो तय करते हैं किस तरह का नोट छपेगा और कितने नोट छपेंगे, और हम सवाल पूछ रहे हैं नियम क्या है छापने का, बस। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। This was the point which was made by our famous P. Chidambaram. हाँ. This, demonetization. हाँ, Supreme Court has made it very clear. हाँ. Because the content ऑनरेबल सीजीआई साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब से मैं कह रहा हूं, मैं एक देश का किसान आदमी, मुझे पता लगा बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, और आप नेशनल सिक्योरिटी को आप लोग छुपा सकते हो। आप कह रहे हो कि ठीक है ये आम आदमी की, आम पब्लिक की समझ से बाहर की बात है, पर जिस चीज की वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूं वो मेरी पहुंच से बाहर की बात कैसे हो गई, मुझे बताना पड़ेगा। मुझे इकोनॉमिक्स में पढ़ाना चाहिए कि रुपया क्या होता है। हाँ हाँ, यस इस होता है। जो हमको पढ़ाया गया है उसका हम रट्टा मार के देश की दुनिया को भ्रमित करें, एक तरीका यह होता है, और एक होता है हम सिद्धांत पे बात करें। अगर हम ये बात करते हैं भारत एक इकोनॉमी है, देश दुनिया के अंदर 4थे नंबर पर आने वाली इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसका मतलब केवल इतना है जो इन्होंने कहा था रुपया इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। वो जो वैल्यू है वो केवल इतनी है। हर आदमी का पैसा बैंकों के जरिए जा रहा है, इसलिए वो दिख रहा है। डिस्पाइट बीइंग एट द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम पे भारत 134th पोजीशन पर है, यानी देश का नागरिक खत्म हो रहा है। ऐसी इकोनॉमी जहां हम कह रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं, असल में तो हम बर्बाद हो रहे हैं ना। जब 134वें नंबर पर कैपिटा इनकम, मतलब वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, उद्योगपति के पास। और मैं जो कह रहा हूं, नहीं, मैं जो कह रहा हूं, यस एवरी इंडेक्स शुड बी कंपेरेबल ना। देखिए कर रहे हैं चीजों को, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं कि बीइंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं सिद्धांत पे जाने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे सच बता दो, खाली मुझे सच जानने का अधिकार है कि मेरे साथ ये ठगी हुई कि नहीं हुई। आप कह रहे हैं नहीं आजकल ऐसा नहीं होता है। मैं आजकल पे नहीं आ रहा हूं। तुमने 70 साल पहले मेरे साथ जो किया, मुझे बताओ तुमको वो करने का अधिकार था क्या। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो आजकल सोना नहीं मिलता है, ये मेरे दादा का नोट है, तब तो मिलता था ना, अब दिला दो। ये तो असली है ना भाई, इसको अब दिला दो ना, क्योंकि इसी के बदले मुझे नया नोट मिला था। और जो आप डिजिटल करेंसी कह रहे हो ना मैनेज करने के, डिजिटल करेंसी इज नॉट डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में करेंसी का नाम बदला जा रहा है, उसका नाम इंडियन रुपी नहीं है, उसका नाम है ई रुपया। और जिस दिन उसका नाम ई रुपया, हर घर में ई रुपया हो गया, उस दिन रुपए के बदले सोना मिलना बंद हो जाएगा। उस दिन आप रुपए के बदले सोना नहीं मांग सकते,
क्योंकि ई रुपए के बदले कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन रुपए का स्टैंडर्ड आज भी मौजूद है, भारत के दस्तावेजों में मौजूद है। मैंने क्या कहा है, आप कह रहे हो आजकल सोना नहीं रखना पड़ता है, मैं आपकी बात मानता हूं। आपने एक्सचेंज के नौटंकी किया, आपने फॉरेन एक्सचेंज का नौटंकी किया, आपने प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके कर गया, आपने जो भी किया, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक बात पता है कि भैया रिटर्न दस्तावेज क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के रुपए का कोई मानक है, यदि हां तो वो क्या है? Am I right? मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बताओ कि मेरे रुपए का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? क्या अमेरिका का डॉलर तय करेगा कि मेरी दिन की मेहनत कितनी रुपए की होगी? हाँ, वही आप तो मान रहे हो ना उसे, आप उसे 10 रुपए मान रहे हो। अभी मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं मुझे मेरा मानक बता दो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो आजकल फॉरेन एक्सचेंज पे चलता है, तो आपने जिस दिन फॉरेन एक्सचेंज पे चलाया था वो किस नियम के तहत चलाया था, हमको बता तो दो भाई। आपने चला दिया, मान लिया आपने चला, नियम क्या है वो? क्या भारत के संविधान में कहीं पर वो लिखा हुआ है? क्या आपके आरबीआई एक्ट में कहीं लिखा हुआ है? अगर बिना किसी नियम के चलाया है तो भाई मेरे साथ ठगी हुई है कि नहीं हुई है? दूसरा नंबर, आपको वो चलाने की पावर थी क्या? आप चुने हुई सरकार हो, आपने कह दिया कि कल से देवेंद्र जो है वो लड़का नहीं लड़की बोली जाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड बदल दिया। अब हमने कल से जो है ना, अच्छी बात नहीं है, आजकल एलजीबीटीक्यू बहुत अच्छा चल रहा है तो तुमको गे बोलेंगे अब हम। ऐसे थोड़ी होगा यार, आप चुनी हुई सरकार हो तो आप कुछ भी कर दोगे। देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड वैल्यू। वो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू पे लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे देश के हर आदमी के साथ ये चीटिंग आरबीआई और वहां बैठा नेता कर रहा है, और उसमें जुडिशरी का भरपूर रोल है। बिकॉज मैं आपको बता देता हूं, पुणे की 2 लड़कियां मरी थी मुंबई की वैक्सीन लगने के बाद। उनके पिता ने आदर पूनावाला के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा किया था। आदर पूनावाला को नोटिस जारी हुआ, वो वहां कसूरवार पाया गया, वो वैक्सीन से डेथ मानी गई, और कल सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर विदहेल्ड कर लिया वैक्सीन से डेथ का, क्योंकि अगर एक आदमी को मुआवजा दिया तो सारे देश को देना पड़ेगा। अब सबको मालूम पड़ रहा है वैक्सीन से क्या क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन आदमियों की डिग्निटी को बचाने के लिए, पॉलिटिकल डिग्निटी बचाने के लिए किसी आदमी की, उसने वो सब कुछ रख लिया कि पूरे देश के अंदर ये हो जाएगा। ये आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि वो ऐसा करे देश की जनता के साथ। देश किसी भी जुडिशरी के अंदर बैठे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को तो रुपए वाले मसले पर आदेश देने का ही वो नहीं है, अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट से पहले आप हाई कोर्ट से पहले आप अपील नहीं कर सकते हो, और हाई कोर्ट से पहले हाई कोर्ट के वकील के पास जाते हैं। कर सकते हैं। क्या? We can. नहीं, Declaration in a district court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा, लेकिन वो आदेश पारित करने का नहीं है उसको। ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया, तुमको आदेश पारित करने का नहीं है, तुम सुन सकते हो खाली, मतलब आदेश नहीं लिख सकता तुम उसके ऊपर, जजमेंट नहीं दे सकते तुम इसके ऊपर सर रुपए के मसले पर, करेंसी के नहीं है। देखिएगा सर, सेक्शन 24D of Court Fees Act says declaration suit can be filed in a original lowest degree civil court, first court. और अच्छी बात है, फिर तो और अच्छी बात है। जो जितनी बातें यहां से आप ले लीजिएगा। चलो, हाई कोर्ट के जज के पास जाते हो, बोलते हैं डीआरटी के पास जाओ, सीधा 1 मिनट में डीआरटी के पास भेज देता है। वो हमने पहले ही बता दिया, ट्रिब्यूनल का तो बनाया इसलिए ट्रिब्यूनल तो कि कानून से बाईपास करना पड़े। फिर हमने जब ये सवाल पूछा है कि भाई आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जो हो रहा है अगर वो कानून के हिसाब से कहीं पर भी लिखा हुआ है तो हम मानेंगे, और उस कानून को अगर आपने हमसे पूछे बिना बना लिया है तो हम उसका विरोध करेंगे। इसके ऊपर हमारा विरोध करना बनता है। अगर वो कहीं भी नेचुरल जस्टिस को डिनाई करता है तो हमारा विरोध बनता है। पहली बात यह है कि जितनी भी बात आपने बोली हैं ये सारी की सारी गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। और दूसरी बात जितनी मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक और बता रहा हूं मैं आपको, जब वो जोनल मैनेजर ने, बैंक वाले ने मेरे को एक बात बोली, जैसे आपने कहा कि अब आजकल जो है गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती, सरकार बिना गोल्ड के ही छाप लेती है। हाँ हाँ, देता हूं, फिर से मैं बात प्रिंसिपल पे ही आऊंगा। यहां पर जौन सी बात बैंक के इशारे पर हो रही है वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।
मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये बात करने वाला हूं आने वाले टाइम में, सुप्रीम कोर्ट को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे हो ना, नहीं नहीं नहीं, आपको फेवर करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं आपको फेवर करना चाहिए बैंक का, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं एक सिटीजन के नाते अपनी बात रख रहा हूं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो क्लीन इंस्ट्रक्शंस हैं। आई एम डेड श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि तुम फर्जी नोट नहीं छाप सकते, और तुम छाप रहे हो। जो मैं कह रहा हूं वही आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर, प्रिंसिपल मुद्दे के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं किया है। हाँ, तो आज हम आपके बीच इसीलिए तो आए हैं ना कि भाई पहले इस मसले को समझें, कि आप रखिए इस बात को। जब मैंने जब जोनल मैनेजर से बात किया, जब बैंक वाले से, और जो आपके वाली बात पे उसने जब रेफरेंस उठाया, उसने कहा कि भाई अब जो है बैंक को नोट छापने के लिए या डिजिट ट्रांसफर करने के लिए गोल्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती मतलब स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कोई रेफरेंस नहीं लेना पड़ता आपको, तो आप मतलब किस हिसाब से छापते हैं? तो बोला जरूरत के हिसाब से छाप लेते हैं। तो मैंने कहा इसका यह मतलब मानूं मैं एज अ सिटीजन आपकी बात का यह मतलब मानूं कि कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो? बोला हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम वो भी छाप लो यार जो हमसे लेना है तुमने इंस्टॉलमेंट में। भाई अगर तुम अपनी मनमर्जी से छाप सकते हो तो वो भी छाप लेना चाहिए जो हमसे लेना है। वाई टैक्सेस क्यों आप मतलब हम पे लगा रहे हो? हाँ, देयर विल नॉट बी एनीथिंग ना, उसका कोई वैल्यू फिक्स होगा तो ही वो रुपया असली है। अगर उसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, आप कह रहे हो कि किलो का वजन कम हो गया है, किलो का वजन कितना कम हो सकता है? एक डायमेंशन आंसर है सर, एक डायमेंशन का आंसर है आपकी के हिसाब से। हाँ, क्या है सर? अभी 1 रुपए का वैल्यू है 50 रुपीस 93,000 9300 0.75 is half. हाँ। That is 70,000 रुपए। तो इसीलिए उसको 1 रुपए नहीं भरना होता है सर, 70,000 रुपीस भरना होता है। हाँ, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्चुअली भरता नहीं है, चालू है, एक्चुअली भरता नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं, यही तो खेल, असल खेल समझा रहा हूं। अभी मैं भी उल्टा ही आ रहा हूं। हाँ, यही 1 रुपए पे 75 नहीं है, ये जो मैंने 9,30,000 था ना, ये मैंने 777 का कैलकुलेशन किया था। आज के टाइम पे 777 मिलीग्राम जो गोल्ड है उसकी जो कीमत है वो 9300 रुपीज के बैंक नोट के बराबर है, 9300 रुपए के बैंक नोट के बराबर, 9300। यस, यानी कि हमारा जो 1 रुपया है, यानी भारत के लोगों द्वारा मेहनत से कमाया गया जो 1 रुपया है, उसकी कीमत 777 मिलीग्राम गोल्ड है। ऑफिशियली पेपर करेंसी एक्ट 1882 जिसको छेड़ा नहीं गया है उसके हिसाब से, और वो गोल्ड की जो वैल्यू है बैंक नोट में वो 9300 रुपए के नोट के बराबर है। यानी कि जैसे ही मैं 1 रुपया बैंक में जमा करता हूं अपनी मेहनत का, क्योंकि मैं जो बैंक नोट जमा कर रहा हूं वो भी रुपया सोचकर जमा कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक, भारत का रुपया कमाता हूं, तो मैं जो ऊर्जा ले रहा हूं वो रुपए में ले रहा हूं। तो जैसे ही मैं 1 रुपया जमा करता हूं, बैंक 9300 रुपए किसी को लोन दे देता है। इसको ऐसे समझो, जैसे ही मैं 100 रुपए बैंक में जमा करता हूं, बैंक किसी को 9,30,000 रुपया लोन दे देता है। जैसे ही मैं 1000 रुपए देता हूं, वैसे ही 93 लाख रुपीस लोन दे देता है। इसीलिए आपके बैंक की ट्रांजैक्शंस बताई जा रही है, क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो मेहनत का, और वो छाप रहे हैं उसके मल्टीप्लाई 9300 टाइम्स। यानी कि हर आदमी के साथ हर ट्रांजैक्शन में 9000 मल्टीप्लिकेशन में ठगी हो रही है। दिस इज द फैक्ट। अगर स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो भाई नियम है तो नियम बता दो, नियम नहीं है तो अपना छाप लो। हमने रिटन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बैंकों को लिख कर दिया, आवेदन लगाया, प्रूफ्स लगाए, किताब छपी हुई है, सारे सबूत ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपीज लगाई। सर्टिफाइड कॉपीज लगा के बैंक वालों से सवाल पूछते हैं कि तुमने जो हमको लोन दिया था, पहली बात तो ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, दूसरा
मैं भारत का नागरिक किसी का रुपया रखने का हकदार नहीं हूं, और क्योंकि अब फर्जी रुपए में अगर मैं तुमसे डील करूंगा, जब तक तुम बता नहीं दोगे तब तक मैं इसको फर्जी मानता हूं। तो और एक बात बता सकते हैं? आप 1 रुपए मुझे दे रहे हैं बैंक में, सर कि आप 1 रुपए में कहीं से भी 777 मिलीग्राम गोल्ड लेकर के आओ। देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये नहीं कहा है कि 1 रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड आता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने कहा है मेरे भारत के रुपए की कीमत ये है, तो आप एक काम करो ना, एज अ बैंक आप ऑफिशियल कागज में सर्टिफाइड कॉपी दे दो कि मैं गलत बोल रहा हूं। दे सकते हैं। आप दे दो ना, कि स्टैंडर्ड क्या है वो बता दो, फिर आप अपना स्टैंडर्ड बता दो। काले वही तो सर, अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से, हाँ क्योंकि मानदंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हाँ इकोनॉमिक्स में मानदंड, स्टॉक गोल्ड इज द स्टैंडर्ड। हाँ। गोल्ड इज द स्टैंडर्ड। आप कह रहे हो 1 रुपए लेके जाओ, मैं तो लेके जाऊं, पर वो जब ये देखता हूं ये भी लीगल टेंडर है, ये भी लीगल टेंडर है। रुपया तो वही रखा है, असल में रुपया असल में गोल्ड ही है। मैंने तो नहीं बोला आपको आके ले लो, आप ही तो आए तो लेने के लिए। वचन क्या दिया लेने के था, लिए? तो आपने वचन दिया था, पैसे देने, आपने वचन दिया था, आपके ऊपर भरोसा किया था मैंने, मेरे बाप दादाओं ने किया था, हमको नहीं बताया किसी ने। अभी मालूम पड़ा, किताबें देखी, रिसर्च देखी कि तुमने कैसे कैसे चेंजेस किए, हमें तो अब पता चला कि अभी तक भी ये चेंज होने बचे हुए हैं। अभी तक जो है ये डिजिटल करेंसी अभी पूरी तरह से नहीं आई है, अभी भी भारत की करेंसी रुपया है। इससे पहले कि भारत की करेंसी ई रुपया हो जाए, मैं जो अपना रुपया दे दो। अभी हमने 10-10 रुपए के लगाए, बैंक में आवेदन लगाया। अभी है, बाकी है। हाँ अभी बाकी है, पिक्चर अभी बहुत ही बाकी है। अभी खाली 10 रुपया। अभी आप कुछ मत करो, अभी आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप एक काम करो, कुछ नहीं करना है, खाली 100 रुपये का एक नोट, उसकी कॉपी अपने पास रख लो और एक एप्लीकेशन बैंक में दे दो कि ये 100 रुपए का नोट मैं आपको दे रहा हूं, गवर्नर ने इस पे 100 रुपए अदा करने का वचन दिया है, मुझे इसके बदले में कोई लीगल टेंडर नहीं चाहिए, मुझे रुपया दे दो, मुझे सिर्फ रुपया दे, इस पे लिखा है मैं तुम्हें 100 रुपए अदा करने का वचन दे, मेरे 100 रुपए दे दो, एंड लेट अस सी बैंक क्या देता है। अगर वो कुछ भी नहीं देता है तो फ्रॉड है। हाँ उस पर लिखा है 100 रुपए देने का वचन देता हूं, गवर्नर ने बोला है। वही रुपए तो है। अरे वो रुपए का नोट है, रुपए बैंक में रखे हैं, रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है, यही समझाना सबसे बड़ा खेल है। वही सर, सोने का मात्रा ही रुपया है। हाँ अगर आप वो दस्तावेज के हिसाब से सब ये आवेदन 17 में भी लगे हैं, और 2016 में रामवृक्ष यादव को अखिलेश यादव सरकार ने गोलियों से भून दिया था जवाहर बाग कांड के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से उससे पहले 2011-12 से लगाता आ रहा है। तो अब तक आंसर क्या मिला है? आंसर ये मिलता है, चुप हो जाता है बैंक, जवाब ही नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। वो क्या कहता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जैसे मैं आपसे सवाल पूछा कि भाई मेरे रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, बैंक क्या करता है, मेरे रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, तो बोलता है अरे नहीं नहीं सचिन से जाके पूछो, तुम सचिन के घर पे भी छापा पड़ गया था, सचिन का घर भी नीलाम हो गया था। मैं कहता हूं भाई मेरे साथ ठगी हो रखी है, अरे नहीं उससे पूछो, वो भी बहुत ठगी कर रहा है अमेरिका में ऐसा। अरे मुझे अमेरिका का नहीं पता, अमेरिका में तो ऐसी करेंसी चल, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी करेंसी बताओ ना। जब मैं बैंक से कहता हूं, बैंक कहता है यार तुम तो गलत, तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो ना मानहानि का केस करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर तो वो सरकारी अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का 153 लगाना पड़ेगा। मतलब आपका घर का है। नहीं लगा सकते। हाँ सर आरबीआई का आंसर क्या है जब पिटीशन लगा? आप मन घड़ंत बातें कर रहे हैं, मतलब हम आपसे जवाब मांग रहे हैं पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, और वो राउंड फिगर में सारों का एक आंसर दे रहा है कि मन घड़ंत बातें जवाब दे रहे हैं। मतलब वो खाली इतना दे रहे हैं, कोई हम उसको दे रहे हैं कानून, हम उसको, या आरबीआई के आंसर्स देख लीजिए। अब देख लिए इनके आंसर्स हैं। अब देखो क्या कहता है, बैंक नोट आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 26(1) रिजर्व बैंक सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 26(2) एवरी बैंक नोट शैल बी अ लीगल टेंडर एट एनी प्लेस फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट एक्सप्रेस देयर एंड शैल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्ट इज अवेलेबल ऑन द आरबीआई वेबसाइट। बस ये इतना लिखा है। और इसका सवाल ये था कि भैया जी हमको ये बताओ कि ये जो गारंटीड बाय है इसमें क्या गारंटी किया हुआ है, तो कुछ ही गारंटी नहीं है।
मतलब हमने पूछा कि 100 रुपए के बदले में आपने क्या गारंटी दिया हुआ है, तो उसमें वो जवाब दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं क्या गारंटी है। वो कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से छप रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट छापते हैं, वकीलों से ज्यादा कौन खेल समझेगा इस लीगलिस्ट भाषा का, कि ये समझ में ही नहीं आती है किसी आदमी को। घुमा मतलब एक ही बात को 6 बार घुमाते इतनी देर में आदमी भूल जाता है कहना क्या चाह रहा था। ये वकील की क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये बहुत ही डीप इकोनॉमिक्स का बात है। ये डीप इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स की बात है। डीप इकोनॉमिक्स इज अ फ्रॉड। पूरा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है वो रुपया समझाए बिना आपको इकोनॉमिक्स कैसे समझा देगा। वो कह रहा है ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मैं कहता हूं डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं चलता है यार। 1 किलो गेहूं अगर पहले 35 रोटियां बना के 500 कैलोरी ऊर्जा देता था, तो आज 1000 साल बाद भी उतना ही देगा, और आज भी उतना ही दे रहा है। 1 किलो गेहूं में उतनी ही चपाती बनेगी, उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, उतने ही मिनट काम कर पाऊंगा। तो मेरे 1 रुपए में पहले एक पेट्रोल मतलब 1 लीटर पेट्रोल और आज के टाइम पे 100 रुपए में नहीं मिलता है, तो कैसे? पहले 5 रुपए दिहाड़ी में आप गोल्ड ला सकते हो। पहले 50 किलो अनाज, अगर 50 रुपए क्विंटल जब अनाज बिक रहा है, उस टाइम पर 80 रुपए का 184 रुपए 1 तोला सोना है। उस टाइम पे सोने की वैल्यू ये है कि आप 4 क्विंटल अगर गेहूं बेच रहे हो तो 1 तोला सोना मिल रहा है। तो आज के टाइम पर उस 4 क्विंटल गेहूं में रोटी उतनी मिल रही है, वजन उतना ही है, एनर्जी उतनी मिल रही है, अब गोल्ड क्यों नहीं मिल रहा है? देयर शुड बी अ क्वेश्चन। एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी, स्टैंडर्ड है ये। ऊर्जा के मापने से ही जो बार्टर सिस्टम था, उसकी बजाय करेंसी को या रुपए को या नोट को या सिक्कों को इसलिए लाया गया था, पर्पस था किसी के साथ शोषण ना हो। कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या था, किसी ने तो एक दिन दिहाड़ी किया है, और किसी ने, किसान ने गेहूं उगाया है 6 महीना मेहनत करके, 4 महीना मेहनत करके, तो उसकी 4 महीने की मेहनत है। फिर कुम्हार ने जो है वो 2 महीने में घड़ा तैयार कर दिया है। फिर लोहार ने अपना लोहे का काम 2 दिन में कर दिया है। उसके 2 दिन की मेहनत, उसके 4 दिन की मेहनत, उसके 6 महीने की मेहनत को किसी तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाए कि कोई एक ऐसी चीज ली जाए जो समय के साथ जिसका क्षय ना होता हो, जो खत्म ना होती हो, जिसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो फिक्स है। अब गेहूं आज रख लोगे स्टोर, सड़ जाएगा वो अगले साल तक। दूसरी लोहा रख लोगे वो जंग लग जाएगा। तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं थी जिनको अभी रख दो, 1 किलो जमीन में गाड़ दो, 1000 साल बाद भी निकालोगे 1 किलो का 1 किलो निकलेगा। इसीलिए वो स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया था कि उसमें जो स्टोर है ऊर्जा, उसमें जो एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी स्टोर फिक्स रहेगा। और वो एनर्जी स्टोर के मुकाबले जिस भी चीज की कीमत लगाओगे वो उसके सापेक्ष में फिक्स रहेगी रेफरेंस के तौर पर। वो रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए, इसीलिए पूरी दुनिया में हर देश के अंदर सिर्फ एक ही करेंसी है, एंड दैट इज गोल्ड। दैट इज गोल्ड। जिस भी करेंसी को ऐसे तो छापते रहेंगे तो वेनेजुला वाला हाल होगा। 2019 में वेनेजुला ने 13 लाख रुपए का नोट छापा था, 10 लाख रुपए का नोट छापा। 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था वहां। मतलब ये हाल हो गया था। ये हाल हमने अपने देश का तो नहीं करना है। हमको तो अपने रुपए की स्टैंडर्ड पता करना है, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फर्जीवाड़ा है। और इस पे मैं आपको बताऊं, ना आज तक सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाया है, ना हाई कोर्ट कुछ कर पाया है, एंड आई एम वेरी मच श्योर ना ही कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इतनी औकात नहीं है जो उनको सैलरी देते हैं उनके खिलाफ बोल सके, चाहे कितना ही बड़ा जज हो, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हों। क्योंकि उनको जब जज बनाया गया है ना, वहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है रुपए के मुद्दे से उनको दूर रखा गया है, उनको वही पढ़ाया गया है जो बैंकिंग सेक्टर को फायदा दे रहा है। अब एज ए सिटीजन मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, जानकारी के लिए आप मान लो लाखों किसानों से जुड़े हुए थे किसी टाइम पर, किसानों को इतना तो इशारा कर ही सकते हो कि किसी भी आदमी ने, हम नहीं कहते किसी को आपको लोन चुकता नहीं करना है, हम नहीं कहते हैं लोन लेकर के नहीं देना है, पर हम ये कहते हैं जो लिया है वही देना तो बनता है। अब बैंक ने हवा दी है, हमको हवा दी है और हम मेहनत दे रहे हैं। मतलब उसने तो क्या किया, हवा में अकाउंट बनाया, आपको कर्जदार बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, सेहत खराब की, सुबह से लेकर रात तक बेईमानी करी, झूठ बोला, और मतलब दिहाड़ी दिहड़ी करके तब तनख्वाह ली, तब जाके इंस्टॉलमेंट भरी। मतलब हमारी पूरी मेहनत को हवा के बदले ले रहे हैं। हमको बता तो दो तुमने हमको दिया क्या था, जो दिया था वो हम देंगे।
अदरवाइज हमारे पास लिखे हुए दस्तावेज कहते हैं अगर तुमने हमको 9,30,000 रुपए के बैंक नोट दिए हैं तो उसके बदले में मेरी 100 रुपए बनते हैं, और नहीं बनते हैं तो रिटर्न में जवाब दो। मैं सबूत लगा रहा हूं कि कैसे बनते हैं 100 रुपए, और तुम सबूत दे दो कि कैसे बनते हैं। तुमने हमको कैसे 9.5 लाख रुपया दिया था? तो हाँ बताइए, हाँ बताइए। कि बैंक इसलिए आपसे ब्याज और ज्यादा पैसे मांग रहा है क्योंकि आपने उस पैसे का, जो आपने लोन लिया था, उसके बदले में आपने उसका फायदा लिया है। आपने घर लिया है, गाड़ी ली है, या कोई और सामान खरीदा है, और उसके बदले में वो आपसे मांग रहा है। मैं तो इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि मैंने घर नहीं लिया है, मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा हूं कि मुझे देना है कि नहीं देना है। मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं पैसा देना चाह रहा हूं। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं वकील साहब, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं देना है। मैं ये कह रहा हूं जो मैंने लिया है मैं वही देना चाहता हूं। नहीं, वही नहीं दे सकते सर, जो आपने लिया तब ना, तभी की बात कह रहा हूं, तभी की बात। अगर वैसे भी देखा जाए, अगर आज के टाइम पर मैंने एक मकान ले लिया 1 करोड़ रुपए का, एज पर योर डेफिनेशन, 1 करोड़ रुपए का मकान 6 महीने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया 1.5 करोड़ का हो गया, ठीक है? तो ये वैल्यू किसके लिए बड़ी है? Sir, actually here I have one more point to make. ये वैल्यू किसके लिए बड़ी